जय हिंद दोस्तों। इससे पहले कि मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें आई होप आपने सारी वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से पढ़ते हुए आ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर शीत युद्ध, गुट निरपेक्षता, रूस की क्रांति, फिर उसके बाद सोवियत प्रणाली, मिखाइल गोर्बाचेव। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी, मतलब जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो कराऊंगा सोवियत संघ का विघटन। हम आज की क्लास में समझेंगे कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद कैसे व्यवस्थाएं बदली, अमेरिका कैसे महाशक्ति बना, क्या क्या परिवर्तन आए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। बात समझ गए? वो सारे परिवर्तन जो आपसे सीबीएसई आपके एग्जाम में पूछती है, वो क्वेश्चन ही पूछती है कि दो ध्रुवीयता की समाप्ति के बाद विश्व में क्या परिवर्तन देखे गए, या सोवियत संघ के विघटन के जो विश्व में है क्या परिणाम आए। ठीक है, शॉक थेरेपी जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉक थेरेपी को समझेंगे। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के वह सभी कारण जो उत्तरदायी थे सोवियत संघ के विघटन में। बात समझ गए? और ये सीबीएसई का कह सकते हो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और वो कम से कम इसको फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड में, नहीं तो बोर्ड में 2 बार तो जरूर पूछेगी। बात समझ गए? नहीं समझ गए? और ये दोनों बार ये क्वेश्चन देखना 6 नंबर का ही आएगा, सोवियत संघ के विघटन के कारण। बात समझ रहे हो? उसके बाद हम समझेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण के बाद जो परिणाम, और फिर सीआईएस क्या था। ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। चलिएगा समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने जो कहानी आपको समझाई होगी, आई होप वो सारी वीडियो आप देख रहे होगे। देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था ना कि 1917 में, कब? 1917 में रूस की क्रांति हुई। भाई रूस की क्रांति जो है कब हुई? 1917 में। और 1917 में रूस की क्रांति होने के बाद मैंने कहा था सोवियत संघ के अंदर क्या आया, तो मैंने कहा था सोवियत संघ के अंदर सोवियत प्रणाली आई। क्या आई? सोवियत प्रणाली। ठीक है, और जो सोवियत प्रणाली थी मैंने बताया था, उस सोवियत प्रणाली के अंदर इन्होंने क्या अपनाया था? समाजवाद को अपना लिया। किसको अपना लिया? समाजवाद। और मैंने कहा था रूस एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बन गया 17 में। ठीक है, और मैंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो था, बात समझ गए, रूस को बहुत नुकसान हुआ था। रूस की 2 लाख सेना मारी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी रूस को नुकसान हुआ था। भाई रूस सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी था, और शीत युद्ध तो खुद रूस लड़ रहा था। बात समझ गए? द्वितीय खेमा कौन था? रूस था। ऐसे में रूस ने बैक टू बैक 3 वॉर लड़े, है ना, और तीनों में उसको नुकसान भी हुआ। हालांकि 2 वॉर शुरू के वो जीता। बात समझ के? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, विजेता देशों में से था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी था और विजेता देशों में था, और शीत युद्ध में तो वो दूसरी महाशक्ति था। कौन? सोवियत संघ। फिर ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ जो था वो कोलैप्स कर गया, उसका विघटन हो गया। देखिए सोवियत संघ का जो विघटन था उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था का भी एक, कह सकते हो आप, महत्वपूर्ण कारण था कि जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी। अब समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में जनता का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी होती है, जनता का कल्याण करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो किसकी होती है भैया? वो जनता का कल्याण करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। किसकी होती है? सरकार की। सरकार यानी कि गवर्नमेंट। बात समझ गए? यानी कि राज्य, उसकी जिम्मेदारी होती है। और मैंने कहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर तक ठीक चला सब कुछ, लेकिन शीत युद्ध के टाइम पर, बात समझ गए, जो सोवियत संघ था वो 2 फ्रंट पे आ जाएगा। कितने फ्रंट पे आ जाएगा? 2। और मैंने बताया 1945 से लेकर 1991 तक क्या चलेगा भैया? 1945 से लेकर, सिंपल सी बात है, 1991 तक क्या चला? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के टाइम पर समस्या समझो क्या आ गई थी। देखो शीत युद्ध के टाइम पर हुआ कुछ यूं कि सोवियत संघ की सरकार जो थी वो समाजवादी थी। सोवियत संघ में जनता की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किसका है? सरकार का। जनता के चाहे अस्पताल बनाना हो, स्कूल बनाना हो, सुविधाएं देना हो, कुछ भी काम हो, वो सब सरकार पे ही निर्भर थे लोग बाग। और सरकार जो थी वहां पर 2 फ्रंटों पे आ गई। 2 फ्रंट पे आने का मतलब क्या था कि शीत युद्ध के टाइम पर जो सोवियत संघ की सरकार है वहां उसे एक तरफ अपनी जनता का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है भैया? जनता का ध्यान रखना है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और दूसरी तरफ उसे युद्ध पर भी ध्यान देना है। उसे युद्ध के दौरान जो उसके साथ देश हैं उन साथ वाले देशों को भी बनाए रखना है। बात समझ गए? नहीं समझ गए? पिछलगू देशों को, इनफैक्ट उसे हथियार बनाने, क्या बनाने हैं? हथियार। ठीक है, और उसे वॉर के ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। भाई युद्ध होगा तो गोलियां चलेंगी, उसमें कोई हिसाब थोड़ी मांगा जाएगा। तो अब जो था सोवियत संघ वहां 2 फ्रंट पे आ चुका था। क्या आ चुका था? 2 फ्रंट पे। पहला कि वहां पर जनता जो थी वो किस पे आश्रित थी? सरकार पे। दूसरा, सोवियत संघ क्या लड़ रहा था भैया? युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब जो वहां की सरकार थी उसे एक साथ 2 काम को देखना है। समझ गए? अपनी जनता को भी देखना है, और सोवियत संघ कोई छोटा देश तो था नहीं, और उसे युद्ध भी देखना है, और उसका युद्ध किसी छोटे मोटे देश से नहीं, उसका युद्ध अमेरिका से है। तो हथियार जो है वो उस लेवल के ही बनाने पड़ेंगे, और हथियार बनाने में क्या खर्च होगा? पैसा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? जैसे भाई मान लो आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, ठीक है, और उसी बड़े फंक्शन के दौरान आपके घर में कोई एक और फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। भाई मान लो आपके बहन की शादी थी, और बहन की शादी जो है उसके एक दिन बाद भाई की भी शादी है,
अब भैया आपके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग कितना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो आप उस टाइम पे। तो सोवियत संघ जो था ना, वो यहीं पर पजल हो जाता है। वो अपना सारा ध्यान कहां लगा देगा? युद्ध पे, हथियारों पे, पिछलगू देशों पे, समझ गए। और वो जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देगा, देश पर ध्यान नहीं देगा, आंतरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा, बाहरी सुरक्षा पर ध्यान दे देगा। जबकि किसी भी देश की सुरक्षा दो प्रकार से की जाती है, ये समझोगे आप इसी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 में, समझ गए। तो सुरक्षा बेसिकली हर देश कितने प्रकार से करता है? दो प्रकार से, आंतरिक और बाहरी। सोवियत संघ ने बाहरी सुरक्षा तो कर ली, बट वो आंतरिक सुरक्षा यानी कि अपनी जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, है ना। और इसीलिए धीरे धीरे सोवियत संघ की जो जनता थी वो सोवियत संघ से अलगाववाद में आने लग गई, वो सोवियत संघ के खिलाफ होने लग गई। समझ आया कि नहीं आया? होता क्या है कि मैंने बताया था, एकदम से सोवियत संघ कोलैप्स नहीं करा। सोवियत संघ जो था वो कोलैप्स कैसे करेगा, उसका रीजन ये था कि 1945 जब शीत युद्ध शुरू हुआ, यानी कि 1945 से लेकर 1970 तक तो वहां पर उसने अपनी जनता को ठीक ठाक संभाल के रखा था। मतलब जनता भी ठीक ठाक थी, वहां आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन 70 के बाद धीरे धीरे जो सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो लड़खड़ाने लग गई। मतलब सोवियत संघ जो समाजवादी देश था उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, और इस टाइम पर भ्रष्टाचार जो था सोवियत संघ के अंदर वो पीक लेवल पर हो गया। भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नेताओं में वहां पर क्या गया था कि भैया ये हो गया था कि अगर हम अच्छा काम करें चाहे ना करें, जीतना हमें ही है। तो ये जो तमाम कारण थे धीरे धीरे जनता को गुस्सा कर रहे थे, जनता को मन ही मन ये चीजें बुरी लग रही थी। और सोवियत संघ के साथ जो पिछलगू देश थे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सोवियत संघ से धीरे धीरे अलग होने की बात कहने लग गए थे। तो मतलब सोवियत संघ कई सारी घटनाओं से होता हुआ गुजरा, और फाइनली उसमें जो लास्ट मोमेंट पे एक बंदा आया, मिखाइल गोर्बाचेव, उसने चीजें ठीक करने की सोची, बट उनकी वजह से जनता में क्या आ गई? राष्ट्रवादी भावना। और जनता जो थी उसको लगा कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, हमें ही अब क्या करना होगा? आंदोलन करना होगा। और आपने पढ़ा भी होगा कि बर्लिन की दीवार को 2 नवंबर 1989 को उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद लिथुआनिया जो था वो सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश बनेगा जिसने अलग होने की घोषणा की थी। और फाइनली 25 दिसंबर 1991 को रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों सोवियत संघ के विघटन की ऑफिशियली घोषणा करते हैं। समझ गए? तो आई थिंक अगर मैं आपसे समझ पाओगे कि सोवियत संघ यहां से लेकर यहां तक ठीक चला, लेकिन 70 से लेकर 91 के बीच में जो मेजरली घटनाएं हुई, इन घटनाओं की वजह से सोवियत संघ का जो विघटन था, क्या था जो उसका विघटन, वो विघटन थोड़ा तेज हो गया। नहीं समझे? अब ये नहीं है कि बिल्कुल सोवियत संघ शुरू से विघटन की कगार पे था, मतलब शुरू में ठीक था, बट 70 के बाद सोवियत संघ लड़खड़ाने लग गया। क्या गया? लड़खड़ाने लग गया, उसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव आ गया। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? और ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया इस टाइम पर पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। इस टाइम पर चाइना पूंजीवाद बन जाएगा, वो अमेरिका से व्यापार करना शुरू करेगा। समझ गए? नहीं समझ गए? और धीरे धीरे अमेरिका जो है अपना प्रसार करने लग जाएगा। ठीक है? तो यहां पर सोवियत संघ के साथ कुछ घटनाएं होंगी, और उन्हीं चीजों को हम समझेंगे कि क्या हुआ था, पॉइंट्स वाइज। बात समझ गए? देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसका पहला पॉइंट क्या बनेगा, ध्यान रखना। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको कम से कम 6 पॉइंट याद होने चाहिए। सोवियत संघ के विघटन का पहला पॉइंट था कि जनता की आकांक्षाओं का पूरा ना होना। भाई मेरी स्पेलिंग मत जाना, मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूं। बात समझ गए? क्लियर? आप लोग थोड़ा इस चीज को एडजस्ट कर लेना। जनता की आकांक्षाओं का पूरा ना होना, बात समझ गए? अब भैया सोवियत संघ के विघटन का क्या बनेगा? पहला कारण जनता की आकांक्षाएं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था सोवियत संघ समाजवादी था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी होती है जनता की सारी आवश्यकताएं, जनता को जो भी उसकी डिमांड है, रोटी कपड़ा मकान, वो जनता सरकार करेगी। सड़कें बनाना, अस्पताल, स्कूल, सब चीज सरकार के अंडर में था। अब ऐसे में जब अर्थव्यवस्था सरकार के पास है और जब जनता को कोई कार्य, कोई भी चीज चाहिए होगी, तो वो किसको देखेगा? भाई सरकार को ही तो देखेगा ना, क्योंकि प्राइवेट तो या अदर ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। समझ गई? नहीं समझ गई? क्योंकि सोवियत संघ के अंदर निजी संपत्ति का स्थान नहीं था, बाहर की कंपनियां सोवियत संघ के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती थी। समझ गए? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी? बंद थी, सोवियत प्रणाली। तो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही थी। और ऐसे में जनता के पास उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो गई? कमी। और आपको पता है जब उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होगी तो समाज के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। भाई जब चीजों की शॉर्टेज होती है तो क्या होता है? भाई अब उसकी मांग है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे ना जनता जो थी वो गुस्सा होने लगी। जनता को लगा कि यार ऐसे तो हम अगर रहे तो हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होगी, तो हम तो भैया युद्ध जीते ना जीते हम खुद मर जाएंगे। तो धीरे धीरे जो जनता थी वो सोवियत संघ से, अपनी सरकार से गुस्सा होने लगी, रुष्ट होने लगी। फिर धीरे धीरे कर फिर उसके बाद सोवियत संघ जो था उसके विघटन का कारण था हथियारों की होड़। क्या था? हथियारों की होड़। और मैंने आपको बताया ना कि सोवियत संघ ने अपना सारा ध्यान और अपनी सारी अर्थव्यवस्था, सारे संसाधनों का पैसा कहां लगा दिया? हथियारों की होड़ पे। सोवियत संघ ने क्या कर दिया? हथियारों की होड़। हालांकि देखो, हथियार बनाना किसी देश के लिए कोई बुरी बात नहीं है, बात समझ गए, बट उस देश का सारा पैसा हथियार में लगा देना वो बुरी बात है। अब जैसे अभी भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, बात समझ गए? नहीं समझ गए? अब अगले 1 साल के लिए भारत के अंदर मान लो कोई सड़क ना बने, कोई अस्पतालों में पैसा ना जाए,
कोई भी नया काम ना हो, सिर्फ और सिर्फ हम हथियार खरीदे इन 1 सालों में। मान लो 2025 में हम हथियार खरीदे, एक भी सड़क ना बने, कुछ भी काम ना हो, सिर्फ हथियार खरीदेंगे, हम सिर्फ हथियार बनाएंगे, तो नो डाउट हम हथियारों में तो आगे बढ़ जाएंगे, बट देश की जनता की भी तो आवश्यकताएं हैं। क्या उससे उस जनता पर असर नहीं पड़ेगा? तो किसी भी देश को ये बैलेंस करना पड़ता है कि मुझे कितना पैसा अपनी अर्थव्यवस्था पर लगाना है, कितना पैसा मुझे स्वास्थ्य पे लगाना है, कितना पैसा मुझे डिफेंस पे लगाना है, कितना पैसा मुझे एजुकेशन पे लगाना है। यही तो एक सरकार का काम है कि वो एक समन्वय, एक पॉलिसी, एक नियोजित तरीके से चले। समझ गए नहीं समझ गए? हालांकि आपको बताऊं, सोवियत संघ ने हमने जो नियोजित अर्थव्यवस्था का आइडिया है वो हमने सोवियत संघ से लिया था, लेकिन खुद सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजित नहीं कर पाया, वो बैलेंस नहीं कर पाया। उसने सारा पैसा हथियारों का लगा दिया, मतलब अपने संसाधनों का पैसा हथियारों के ओर पे। इसलिए आप तीसरा पॉइंट भी लिख देना, संसाधनों का गलत प्रयोग। क्या कर दिया सोवियत संघ ने? अपने संसाधनों का गलत प्रयोग। संसाधन मतलब समझते हो ना, सरकार के जो रिसोर्सेस थे, जहां सरकार के पास पैसा आ रहा है, बात समझ गए? जैसे सरकार के पास कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, कोई कारखाना है, कोई खान है, समझ गए नहीं समझ गए? जहां सरकार के पास टैक्स का पैसा आ रहा है, जनता से वो सरकार से पैसा ले रही है, कंपनी से आ रहा है सरकार के पास, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, या जो सरकार के पास संसाधन है, वो सारा पैसा सरकार ने कहा लगा दिया? हथियारों की ओर में, पिछलगू देशों में। यानी कि जो सोवियत संघ के 7 देश थे, सोवियत संघ ने उनको भी हथियार दिए, उनको भी सपोर्ट किया, है ना? तो उनकी वजह से भी सोवियत संघ पे क्या पड़ रहा था? दबाव पड़ रहा था। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ था 15 देशों को मिलाकर बना हुआ था, कोई अकेले देश का तो ग्रुप था नहीं। और इसके अलावा भी सोवियत संघ के साथ जो वार्सा पैक्ट वाले देश थे, जो वार्सा पैक्ट में ज्वाइन थे, वो भी सोवियत संघ के साथ थे। तो ऐसे में उनको भी देखना, उनको भी हथियार देना, उनको भी अपने टच में रखने के लिए सोवियत संघ को काफी सारा पैसा देना पड़ता था। ये होता है, जैसे मान लो आपके दोस्त हैं, अगर वो आपके साथ लड़ाई में जा रहे हैं, तो भैया आपको भी तो उन्हें कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। भाई यार तेरे साथ लड़ाई में जा रहे हैं, मोमोज तो खिला दे कम से कम। तो फिर आपको उन्हें मोमोज भी खिलाने पड़ेंगे। चल भाई खा ले। अब तुम उन्हें बोल दो मैं नहीं खिला रहा मोमोज, तुम्हारी लड़ाई में कल को वो आएंगे? नहीं आएंगे भाई। और हालांकि तुमने देखा होगा कई लोगों को तुम दारू वारू पिला दोगे तो मरने का वादा कर देते हैं, भाई तेरे लिए जान दे दूंगा, तूने एक दारू पिला दी मुझे। नहीं, ऐसे दोस्तों से खैर दूर रहना चाहिए। बट संसाधनों का सोवियत संघ ने क्या लगा दिया? गलत प्रयोग कर दिया। जो संसाधनों का पैसा उसे जनता की इच्छाओं पर लगाना चाहिए था, जो जनता की आवश्यकताओं पर लगाना चाहिए था, वो सारा पैसा लग रहा है हथियारों की ओर में। और ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई था नहीं जो सरकार को रोक पाए? क्या कोई ऐसा था नहीं जो सरकार की आलोचना कर सके कि सरकार जनता की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रही? उसे ये पैसा यहां नहीं यहां लगाना चाहिए, डिफेंस पे लगाना चाहिए, मैंने कहा ना, लेकिन अभी जनता की आवश्यकताएं भी तो महत्वपूर्ण है, नहीं समझे? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ किसका दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। समझ गए नहीं समझ गए? कम्युनिस्ट पार्टी का। मैंने कहा ना भाई मेरी स्पेलिंग मत जाना, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना कि सोवियत संघ के अंदर किसका दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। कितने सालों तक? 70 साल तक। बात समझ गए नहीं समझ गए? मतलब 70 साल से वहां पर एक ही पार्टी राज कर रही थी, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने कहा था ये पार्टी जो थी, इस पार्टी के सिर्फ नेता चेंज होते थे, ये पार्टी चेंज नहीं होती थी। वहां पर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं थी सोवियत संघ में, विपक्ष का कोई स्थान नहीं था वहां। चुनाव होते थे बट दिखावा मात्र, आप वोट डालो चाहे ना डालो, जीतेगी तो वही पार्टी, उसी पार्टी के नेता जीतेंगे, सब कुछ पार्टी डिसाइड करती थी। हर पद पर पार्टी के अपने ही लोग बैठे हुए थे, खानदान के लोग बिठा दिए इन्होंने। समझ गए? तो ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। नेताओं में वहां डर नहीं था, समझ गए? मैंने बताया भी था आपको कि क्यों डर नहीं था। नेता इतना जानते थे कि भाई हम चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो हारेंगे ही नहीं। और सोवियत संघ के अंदर ना अभिव्यक्ति की सुंदरता थी नहीं। आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते, अगर आप सरकार की बुराई करोगे तो नप जाओगे, सरकार आप पे देशद्रोह का मुकदमा लगा देगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सोवियत संघ, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन साम्यवादी देशों में, समझ गए, कम्युनिस्ट देशों में, जिन्होंने सरकार की आलोचना कर दी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कितना भी बड़े इंसान हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो मिले ही नहीं, गायब हो गए, या फिर उन्हें पागल बता दिया गया। मतलब आप कह सकते हो कि नहीं, यहां पर भैया क्या था? एक उत्तरदायी सरकार नहीं थी। आप सरकार से आर्गुमेंट नहीं कर सकते, आप सरकार जवाब नहीं मांग सकते, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा। समझ गए नहीं समझ गए? तो वहां क्या था? लोकतंत्र था ही नहीं, अभिव्यक्ति थी नहीं, सरकार की आलोचना होती नहीं थी, सरकार अपना एजेंडा खुद डिसाइड करती थी। वहां मीडिया को क्या बोलना है, क्या दिखाना है, सरकार डिसाइड करेगी। आप बिना सरकार के मीडिया कुछ कर नहीं सकती वहां पे। तो लोग वहां पर हमेशा ब्रेन वॉश रहे, क्योंकि मीडिया में वही चल रहा है जो सरकार कह रही है, सेंसरशिप समझ लो। मतलब सब कुछ वहां पर सरकार कर रही थी। इसीलिए एक पॉइंट और बनता है कि पश्चिमी देशों के प्रति क्या कर दिया उसने? गलत प्रचार। किसके प्रति? पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। अब ये पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार का मतलब क्या था? बात समझ गए नहीं समझ गए? गलत प्रचार
इसका मतलब क्या था? देखो मैंने आपको एक बात बताता हूं। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो यूरोप था, मैंने बताया था ना आपको, कौन था आपका? यूरोप। ध्यान समझना, मैंने कहा था यूरोप जो था बेसिकली उसके दो टुकड़े हो गए थे। बात समझ गए? बर्लिन की दीवार थी। कौन सी दीवार थी? बर्लिन की दीवार। ये जो बर्लिन की दीवार थी, इस दीवार के पश्चिमी तरफ कौन से देश थे? पश्चिमी खेमा, इसको बोला गया पश्चिमी यूरोप। और पश्चिमी यूरोप में कौन से देश थे भैया? जो किसके साथ है? अमेरिका के साथ। और इधर कौन सा यूरोप था? पूर्वी यूरोप। और ये किसके साथ थे? ये देश थे आपके सोवियत संघ के साथ। अब जो है सोवियत संघ जो था वो बार बार ये कहता था अपनी जनता से कि हम तो इन यूरोप और पश्चिमी देशों से बहुत आगे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उनसे आगे है, हमारा डेवलपमेंट मतलब हम डेवलप है उनसे ज्यादा, हमारे देश में टेक्नोलॉजी उनसे अच्छी है, हमारे देश में यातायात उनसे अच्छा है। मतलब हर मायने में सोवियत संघ अपने आप को, अपनी जनता को पश्चिमी देशों से आगे बताता था। बट सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ गया था, वो पीछे हो चुका था। किसकी तुलना में? पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, पश्चिम यूरोप डेवलप हो चुका था, वो नए तंत्रों को अपना रहा था, वो नई टेक्नोलॉजी में जी रहा था, वहां की सड़कें बेहतर हो चुकी थी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका था, वहां अच्छी कंपनियां आ चुकी थी, वहां कारखाने स्थापित हो चुके थे। जबकि सोवियत संघ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जनता जो थी वो हमेशा उसको क्या लगता रहा कि हम तो बहुत आगे हैं, क्योंकि मीडिया में, अखबारों में, रेडियो में, जहां भी जनता जिससे वो प्राप्त कर सकती जानकारी, बात समझ गए नहीं समझ गए, उसको ऐसा ही दिखाया गया। जैसे हमें हमेशा फोन में, टीवी में, हमने हमेशा अमेरिका को कैसा देखा? डेवलप। कभी हम अमेरिका गए थोड़ी है। हमें हमेशा अमेरिका, जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं, हमें डेवलप लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जैसी भी उसकी वीडियोस देखी हैं, जो भी हमने उसकी फोटोज देखी हैं, बात समझ गए, वो हमने उसके उन्नत शहरों की तो देखी है। बट ऐसा नहीं, अमेरिका में भी गांव है, वहां भी गरीबी है, वहां भी बहुत क्राइम है, बहुत ज्यादा क्राइम है अमेरिका के अंदर। बात समझ गए? क्लियर? बट हमने क्या देखा? जैसे मान लो भारत है, भारत के अंदर कोई गुड़गांवा जो है, गुरुग्राम, गुड़गांवा, ठीक है, अब इन्हीं की फोटो डालता रहे तो दूसरे देशों को क्या लगेगा कि भारत तो बहुत डेवलप है। बट क्या उसने फोटो कहां की डाली? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? तो वही चीज मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। बार बार अपनी जनता के प्रति ये प्रचार करना कि हम पश्चिमी देशों से आगे हैं, बट धीरे धीरे जब जनता को ये बात पता लगी कि हम सही मायने में पश्चिमी देशों से पिछड़ चुके हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं, और हम जो पीछे हैं उसकी जो मेन वजह है वो है कम्युनिस्ट सरकार। समझ गए नहीं समझ गए? उसकी जो अनियोजित अर्थव्यवस्था है वो, और जो वो संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो, और इस वॉर की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो वहां की जो जनता थी उसका भ्रम टूट गया। जनता को लगा कि जो हमारी सरकार है वो ऐसे रही तो हम बहुत जल्दी खाने को मोहताज हो जाएंगे। तो वहां पर ना धीरे धीरे आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, जनता का अपनी सरकार से भरोसा उठ गया। क्लियर? समझ गए? उसके बाद आपको पता है फिर सोवियत संघ ने इसी टाइम पर क्या कर दिया? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। किस पर हस्तक्षेप कर दिया? अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का मतलब क्या था भैया? कि सोवियत संघ जो था सब कुछ ठीक चला था, लेकिन सोवियत संघ के पास, मैंने कहा ना, पैसा था नहीं। 70 के बाद वो डाउन हो रहा था, 70 के बाद सोवियत संघ कोलैप्स करता हुआ जा रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। नहीं समझे? अब ऐसे में सोवियत संघ ने अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान में भेज दिया। अब अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ अर्थ, धरती का कब्रिस्तान बोलते हैं उसको। किसको? सोवियत संघ को। भाई साहब दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान पे गई। समझ गए? अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं? दुनिया का कब्रिस्तान। समझ गए? सोवियत संघ के ऊपर, मतलब सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान पे अपना समाजवाद को लेकर गया कि वहां समाजवाद बनेगा, मैं समाजवाद फैलाऊंगा वहां पे। नहीं समझे? क्लियर? बट 20 साल तक सोवियत संघ वहां पे रहा, कामयाब नहीं हो पाया। और सोवियत संघ ने बहुत पैसा खर्च किया अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने के लिए, बट एट द एंड उसे वहां से वापस भागना पड़ा। सोवियत संघ के जाने के बाद वहां अमेरिका गया, और अमेरिका ने भी 20 साल लगा दिए अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने के लिए, बट अमेरिका तक नहीं कर पाया, क्योंकि वहां के लोग जो है, वहां की जो जियोग्राफी है बहुत अलग है। वहां के लोग उठते हैं, खाते हैं, लड़ाई करते हैं, बच्चे बच्चे के पास वहां तैयार है। लेकिन अमेरिका ने तबाह कर दिया पूरे अफगानिस्तान को, और अमेरिका ने सोवियत संघ को वहां से भगाने के लिए वहां पर एक संगठन खड़ा किया था, तालिबान। छोटे छोटे बच्चों को वहां पे बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? बान मतलब बच्चों का एक समूह बनाया था अमेरिका ने, उनको जिहादी बना दिया, उनको हथियार थमा दिए। समझ गए? और आज पूरा तालिबान टेक ओवर करके बैठा हुआ है। किसको? अफगानिस्तान को। और इस तालिबान को बनाने में किसका योगदान था? अमेरिका का। इन दोनों लोगों ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। समझ गए? क्लियर? तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कर दिया हस्तक्षेप। इससे क्या हुआ? इससे जो सोवियत संघ था, बात समझ गए, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या आ गया? दबाव। क्योंकि पहले तुम्हारे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ऐसे में तुम किसी देश को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या कर दोगे? समझ आया कि नहीं आया? अर्थव्यवस्था पर क्या आ गया? इससे बोझ आ गया। क्योंकि अब सोवियत संघ ने बहुत सारा पैसा क्या कर दिया? खर्च कर दिया। किसको कंट्रोल में करने के लिए? अफगानिस्तान को, जो कि कर भी नहीं पाया।
समझ गए, है ना। तो ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा क्या आ गया, दबाव। फिर इसके बाद कौन आ जाएंगे, मिखाइल गोर्बाचेव। मैंने कहा था मिखाइल गोर्बाचेव आएंगे, बोलेंगे मैं चीजें सही कर दूंगा। बात समझ गए नहीं समझ गए, मैं भैया सब कुछ पटरी पे ले आऊंगा। तो 7वां पॉइंट लिख दो इधर, मिखाइल गोर्बाचेव। बात समझ गए नहीं समझ गए। अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, मैंने बताया था वो सुधार करने के लिए आ जाएंगे, मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव कब, 1985 में ये सुधार कर देंगे। और इन्होंने जो सुधार किया, मैंने कहा था ना, इनके सुधारों से जनता और नाखुश हो गई, क्योंकि जनता को एक आशा जगी कि मिखाइल गोर्बाचेव अब सुधार करेंगे और चीजें बेटर हो जाएंगी। बट मैंने कहा इनके पार्टी के लोगों ने इनका क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया। समझ गए। और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जब इनकी पार्टी के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, तो इनके सुधार बहुत धीमी गति से हुए। और जनता को लगा भैया अगर इस कदर सुधार हुए तो भैया आने वाली पीढ़ी में सुधार हो पाएगा, हमारे टाइप तो हो नहीं पाएगा। समझ गए। और मिखाइल गोर्बाचेव मतलब इन्होंने क्या करा, जनता को उकसा दिया, जनता में राष्ट्रवादी भावना भर गई कि भाई तुमसे भी कुछ नहीं होगा। समझ गए। और इस तरह मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के बाद जनता में क्या आ गई, राष्ट्रवादी भावना। क्या आ गई जनता में, राष्ट्रवादी भावना आ गई। जो राष्ट्रवादी भावना थी इसका उदय हो गया। बात समझ गए नहीं समझ गए। और जैसे ही जनता में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ और इनको एक कमांडर मिल गया, कमांडर जो था इनको, जो इनको उकसा देगा, वो था बोरिस येल्त्सिन। कौन था, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ही रूस का पहला राष्ट्रपति बनेगा विघटन के बाद। जब रूस 15 देशों में, जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाएगा, तो रूस जो उनमें मेन बनेगा, उसका पहला राष्ट्रपति कौन बनेगा, बोरिस येल्त्सिन। अभी कौन है, व्लादिमीर पुतिन। समझ गए, क्लियर। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके व्लादिमीर लेनिन। क्लियर है। राष्ट्रवादी भावना का जनता में क्या हो गया, जनता रोडों पर आ गई, जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। सेम वैसे ही जैसे 17 में रूस की क्रांति हुई थी, जहां पर जनता ने जार के खिलाफ शासन क्या किया था, विद्रोह किया था। अब दोबारा यहां पर क्या हो रहा है, एक विद्रोह हो रहा है, राष्ट्रवादी भावना। अब सरकार अपने ही देश के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ हो गए। क्लियर। और इस तरह राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। और इन लोगों ने जाकर क्या कर दिया, आप सभी को पता होगा कि 9 नवंबर 1989 को, कब, 9 नवंबर 1989 को इन लोगों ने क्या तोड़ दिया, बर्लिन की दीवार को। और जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटी, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। और जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटेगी, इस बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद सोवियत संघ के विघटन की घटना तेज हो जाएगी, जगह जगह पर आंदोलन होंगे। जो सोवियत संघ के 7 देश थे, अब वो सोवियत संघ से अलग होने की बात कहने लगेंगे। और फाइनली सोवियत संघ से अलग होने के लिए सबसे पहले घोषणा कौन करेगा, लिथुआनिया। कौन घोषणा करेगा, लिथुआनिया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, कि सोवियत संघ से अलग होने की सबसे पहले किसने घोषणा की थी, लिथुआनिया ने। और ऑफिशियली जब सोवियत संघ अलग होगा, तो 25 दिसंबर 1991 को उसके चार्टर पे साइन कौन करेंगे, 3 देश, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। समझ गए, ये तीनों साइन करेंगे। क्लियर है, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन पूछूं, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा में किन 3 देशों का योगदान था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। और पूछो सोवियत संघ से अलग होने वाला सबसे पहला देश, लिथुआनिया। समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। और फाइनली घटना तेज हो जाएगी, जगह जगह पर आंदोलन होंगे, जनता में राष्ट्रवादी भावना आ जाएगी, ठीक है। और बर्लिन की दीवार टूट जाएगी, यूरोप का एकीकरण हो जाएगा। और फाइनली जाते जाते कब, 25 दिसंबर 1991 को क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन। क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होगा, सोवियत संघ कितने देशों में टूट जाएगा, 15 देशों में टूट जाएगा। कौन, सोवियत संघ। समझ गए। ये देख सकते हो आप मैप के अंदर, ये 1990 का सोवियत संघ है। और ये उसके ठीक 1 साल बाद 1991 के अंदर क्या है, सोवियत संघ। अगर आप सोवियत संघ को देखोगे तो यहाँ पर सोवियत संघ क्या हो चुका है, उसका विघटन हो चुका है। किसका विघटन हो चुका भैया, सोवियत संघ का। देखो ये बने आपके बाल्टिक देश, क्या बन जाएंगे, बाल्टिक देश। बात समझ गए। इनको बोलेंगे बाल्कन, इनको क्या बोलेंगे, बाल्कन कंट्री। और ये बन गए आपके मध्य एशियाई देश। कौन से देश बन गए, मध्य एशियाई देश। ये ग्रुप्स थे बेसिकली, ठीक है, मध्य एशियाई देश। और ये कौन है आपका, रूस। ये कौन है, रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, रूस। सोवियत संघ की सारी दुश्मनी, सारी दोस्ती, सारी बातचीत, सारे चीजें किसको मिलेंगी, रूस को मिलेंगी। वीटो किसको मिल जाएगी, रूस को मिल जाएगी। समझ गए। तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया, प्रिंस था बेसिकली, अब राजा बन गया, ठीक है। तो सोवियत, हालांकि जब सोवियत संघ था तो सोवियत संघ में मेन कौन था, रूस ही था। हर जगह पर किसकी चलती थी, रूस की। बात समझ गए। रूस का दबदबा था, वो हर बात में अपने आप को आगे रखता था। समझ रहे हो। तो ये अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो आप बहुत इजीली पेपर में ये क्वेश्चन कर जाओगे। और इन पॉइंट्स को एकदम सिलसिलेवार तरीके से याद करना। पहला पॉइंट यही डालना, लास्ट वाला पॉइंट ये डालना। कहानी अगर आप सीक्वेंस में याद कर लोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप इनको लिख कर डिफाइन कर दोगे तो आपका जो एग्जामिनर है आपको नंबर देने से वो बात समझ गए, रोक ही नहीं पाया खुद को, ले बेटे भाई तुमने बड़ा बढ़िया लिखा, ठीक है। मतलब आपको लॉजिकली कहानी को पहले सेंस में याद करना होता है कि कहानी कैसे हुई।
समझ गए? उससे आप पॉइंट भी बहुत इजीली याद कर लोगे। आप पूरी कहानी को याद करना है तो आप इन पॉइंट्स को याद करो और एग्जाम में ये पॉइंट्स लिखोगे। सर जी मार्किंग स्कीम के अंदर देखेंगे हाँ भाई बच्चे ने सारे पॉइंट्स लिखे और मेरी मार्किंग स्कीम के अंदर ये सारे पॉइंट मैच खा रहे हैं, तो वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आप आंसर शीट है वो पूरी पढ़ेगा ही नहीं, उसे ये पॉइंट मिल जाएंगे ना। और पुण्य आपने 2 भरे हुए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है तो 6 नंबर देके भागेगा आगे। समझ गए? क्योंकि जो आपका पेपर चेक करेगा टीचर, उसके पास पूरी कहानी नहीं होती, उसके पास होता है सिर्फ मार्किंग, जो उसकी मार्किंग स्कीम होती है उसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। समझ गए? तो ये पॉइंट्स शोभे संगे विघटन कितने कारण हो गए? मैंने कहा 7-8 कारण बता दिया, हालांकि 9 भी कारण बन सकते हैं। जैसे कम्युनिस्ट जनता के आकांक्षाओं का क्या ना होना, पूरा ना होना, हथियारों की होड़, संसाधनों का गलत प्रयोग, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। समझ गए? क्योंकि सारी घटनाएं देखो मैंने सिलसिलेवार तरीके से लिखी है और कहानी का एकदम वे क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड समझते हुए चलते हैं। ठीक है? और इस तरह सोवियत संघ का क्या हो गया विघटन, और सोवियत संघ कितने देशों में टूट गया? 15 देशों के अंदर टूट गया। कितने देशों के अंदर टूट गया सोवियत संघ? 15 देशों में। और इसी घटना को पता है क्या बोलते हैं? इसी घटना को बोलते हैं विश्व में 15 नए खिलाड़ियों का उदय। क्या बोलते हैं इस घटना को बताओ? विश्व में 15 नए खिलाड़ियों का उदय। क्लियर है? तो वो एक बार क्वेश्चन ही पूछा था कि विश्व में 15 नए खिलाड़ियों का उदय, इससे आप क्या समझते हो? इसका मतलब भैया कुछ भी नहीं था, इसका मतलब था सोवियत संघ का विघटन। समझ गए? सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। सोवियत संघ की सारी दुश्मनी, सारी दोस्ती किसको मिली? रूस को। परमाणु हथियार किसको मिले? रूस को। हालांकि यूक्रेन को मिले थे, बाद में उसने हैंडओवर कर दिया था संधि के तहत किसको? रूस को। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? ये बेवकूफी थी उसकी बहुत तगड़ी। रूस जो था, बात समझ गए, उत्तराधिकारी माना गया। आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, बात समझ गए, तो आप कमेंट करके ना मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सब चीज समझ आ गई आपको। ठीक है? सोवियत संघ का जब विघटन हो जाएगा तो उसके बाद क्या परिणाम होंगे, बात समझ गए? अब सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको कहानी का वे क्लियर है तो आप इनके आंसर खुद लिखोगे, आपको तो पढ़ने की रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मूर्ख है वो लोग जो रटते हैं। भैया हिस्ट्री और पोल रटने की चीज है ही नहीं, वो समझने की चीज। जिसको समझ में आ जाएगा वो जीवन धन्य हो जाएगा उसका, वो बहुत इजीली कर जाएगा पेपर को आराम से। समझ गए? अब सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या होगा? अब सिंपल सी बात समझो भाई, अगर सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन होते ही सबसे पहले क्या होगा मुझे बताओ? तो सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन होगा तो भैया सोवियत संघ के विघटन होते ही क्या हो जाएगा? शीत युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शीत युद्ध की समाप्ति। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? तो जो शीत युद्ध चल रहा था कब से लेकर 1945 से कब तक चला? 1991 तक। अब वो युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ गए? किसके विघटन से? सोवियत संघ के। क्योंकि अब जो दो ध्रुवता में जो दूसरा खेमा था, जो दूसरी महाशक्ति थी, वो रही नहीं। और जब वो दूसरी महाशक्ति ही नहीं रहेगी, सोवियत संघ ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तो भैया सिंपल सी बात है कि अब 2 ध्रुवता खत्म होगी, यानी कि शीत युद्ध खत्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, जैसे ही शीत युद्ध खत्म होगा तो इसका परिणाम एक और क्या पड़ेगा? जैसे ही शीत युद्ध खत्म होगा भैया, विश्व क्या बन जाएगा? एक ध्रुवीय। विश्व क्या बन जाएगा? एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय समझते हो ना? अब ये एक ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय क्या होगा? तो एक ध्रुवीय विश्व बन गया। क्या हो गया? विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन गया। क्योंकि शीत युद्ध के टाइम पर 2 प्रकार की संभावनाएं थी ना, कि विश्व या तो एक ध्रुवीय रहेगा, 2 ध्रुवीय रहेगा, बहुध्रुवीय रहेगा। देखो बेसिकली मैं समझाता हूं। 1945 से लेकर, कब से लेकर? 1945। 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया में 2 ही महाशक्तियां थी। और वो 2 महाशक्तियां कौन थी? तब लोग भैया, एक थी अमेरिका यानी कि यूएसए, और दूसरी थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ये दोनों ही महाशक्तियां थी, इनके टक्कर पर कोई देश नहीं था। समझ गए? तो 1945 से लेकर 1991 तक विश्व में कितनी महाशक्तियां, यानी कि कितने ताकतवर देश थे? 2, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। इसीलिए इस टाइम को बोला गया 2 ध्रुवीयता। क्या बोला गया था? 2 ध्रुवीयता। समझ गए? जब विश्व में कितनी महाशक्तियां थी? 2। समझ गए? लेकिन आप बताओ 1945 से पहले कितनी महाशक्तियां थी? तब बोलोगे भैया 1945 से पहले तो ब्रिटेन भी था। क्या था? ब्रिटेन। फ्रांस भी था। कौन था? फ्रांस भी था भैया। अमेरिका भी था उस टाइम पर। यूएसएसआर भी था उस टाइम पर भैया। जर्मनी भी था। समझ गए? इटली भी था और जापान भी था। समझ गए? क्लियर? तो भैया ये सारे देश तो ताकतवर थे। तो इस टाइम को क्या बोला गया? बहुध्रुवीय विश्व। क्या बोला गया? बहुध्रुवीय विश्व। समझ गए? इस टाइम को क्या बोला गया? बहुध्रुवीय। जब विश्व के अंदर क्या थी? बहुत सारी महाशक्तियां। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? आप सभी को पता है 1991 के बाद, इसके बाद क्या होता है? सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो एकमात्र महाशक्ति कौन बचा? तो आप बोलोगे इसके बाद एकमात्र महाशक्ति जो बचा वो बचा अमेरिका। क्या बचा? अमेरिका। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व क्या बन गया? तो आप बोलोगे भैया विश्व बन गया एक ध्रुवीय। क्या बन गया? विश्व एक ध्रुवीय। लेकिन अगर मैं पूछूं वर्तमान में विश्व कैसा है,
वर्तमान में आज के टाइम पर विश्व कैसा है? तो अब भैया आज के टाइम पर विश्व क्या हो चुका है? वापस से बहुध्रुवीय हो चुका है। क्या हो चुका है? वापस से बहुध्रुवीय। समझ गए? क्लियर? आज के टाइम पर विश्व कैसा हो चुका है? बहुध्रुवीय। तो ये एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, दो ध्रुवीय, एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय, ये चीज समझ आई क्या थी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जब विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां होती हैं, मतलब बहुत सारे ताकतवर देश होते हैं, उस टाइम को बोलते हैं बहुध्रुवीय विश्व। जब इसमें दो महाशक्तियां होती हैं तो उसको बोलते हैं दो ध्रुवीय विश्व। जब इसमें एक ही ताकतवर देश होता है उसको बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। जब इसमें बहुत सारी दोबारा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बहुध्रुवीय। समझ गए? तो 45 से पहले बहुत सारी महाशक्तियां थी, लेकिन ये पिट गए सारे के सारे। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में पिट गए थे ये, और ब्रिटेन फ्रांस तबाह हो चुके थे, इनकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, दो ही ताकतवर देश बचे थे, तो इनको बोला गया दो ध्रुवीय। फिर सोवियत संघ मर गया तो बचा अमेरिका ताकतवर देश अकेला, तो इसको बोला गया एक ध्रुवीय। अब वापस सोवियत संघ ताकतवर हो चुका है, आज इजराइल ताकतवर है, भारत ताकतवर है, चाइना ताकतवर हो गया है, उधर जापान भी ठीक ठाक हो गया वापस से। तो अब विश्व में वापस से बहुत सारे, ब्रिटेन भी अच्छा हो गया, फ्रांस भी अच्छा हो गया अब तो और ग्रुप बहुत सारे बन गए, यूरोपीय संघ, आसियान, ये सब ताकतवर देश हो गए हैं। तो आज के टाइम पर विश्व में बहुत सारे देश जो है वो क्या हो चुके हैं? ताकतवर हो चुके हैं। तो आज वापस से विश्व क्या हो चुका है? बहुध्रुवीय। अब अमेरिका किसी पे अपना रोब नहीं जमा सकता, मार तो रहा है यूक्रेन, रशिया यूक्रेन को, कर पाए अमेरिका उसकी रक्षा? समझ आया? क्लियर? तो वो जो आज का जो टाइम है उसमें आप कोई देश लैंडलॉर्डिंग नहीं दिखा सकता, हर देश अपने आप में क्या हो चुका है? ताकतवर। अब तो भैया 9 देशों के पास परमाणु बम है, और परमाणु संपन्न देश से तो भैया आप फुल टू वॉर लड़ ही नहीं सकते, भयंकर हो जाएगा ना फिर वो वॉर। तो समझ गए? क्लियर? तो ये एक ध्रुवीय दो ध्रुवीय समझ आया? तो विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय बन गया। ठीक है? तो वो क्वेश्चन ही पूछ लेता कभी कभी, दो विश्व क्वेश्चन पूछ लेता, दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हो, या एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हो? तो आई थिंक आप समझा पाओगे अब अपनी बात को। ठीक है? जैसे ही दो ध्रुवीय विश्व बनेगा, इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया इसका तीसरा पॉइंट होगा, जैसे ही दो ध्रुवीय विश्व बनेगा, अमेरिका क्या बन जाएगा? महाशक्ति। अमेरिका क्या बन जाएगा? महाशक्ति बन जाएगा, है ना? अमेरिका महाशक्ति बन गया, और अब जो अमेरिका है वो महाशक्ति बन जाएगा, और अमेरिका अपना क्या जमाना शुरू करेगा? वर्चस्व। हालांकि चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिलीट है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप पढ़ते कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 डिलीट है। उसमें चैप्टर था क्या? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, की कैसे अमेरिका ने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कैसे अमेरिका अनकंट्रोल हो गया था, उसने बैक टू बैक 4 बड़े ऑपरेशन किए जिसमें उसने किसी की परवाह नहीं करी। उसने इराक को मारा, वहां की सद्दाम हुसैन की सरकार खत्म कर दिया, मध्य एशिया पर पकड़ बनाना चाहा अमेरिका ने। उसने ऑपरेशन चलाया एंड्यूरिंग फ्रीडम, पूरी दुनिया में, बात समझ के नहीं समझ के, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के, हालांकि पनाह भी उनको आतंकवादियों को खुद देगा। और ओसामा बिन लादेन को बनाने वाला कौन था? अमेरिका। और उसी ओसामा बिन लादेन को मारने वाला भी कौन था? अमेरिका। तालिबान को बनाने वाला कौन था? अमेरिका। और आज उसी तालिबान की बुराई कौन करता है? अमेरिका की। बहुत गलत कर रहा तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा करके। अबे तुमने ही तो बनाया था सुअर देश। बहुत दोगला देश है अमेरिका, बहुत दोगला देश, आगे पीछे दोनों चलता है। पाकिस्तान को भी उन्होंने लोन भी दे दिया, समझ गए? क्लियर? और कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो शांत रहे, आतंकवाद ना फैलाए, लड़ाई झगड़ा ना करे। अबे तो तू उसको पैसा देगा, किसी चोर को तुम पैसा दोगे तो लड़ाई झगड़ा, समेकिया, गांजा, वो गलत काम ही तो करेगा। मत दो उसको पैसा, मार दो उसको। मतलब खुद ही गलत करवाते हैं और पूरी दुनिया में फिर सही बन के घूमते हैं। विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय बन गया। अमेरिका क्या बन गया? महाशक्ति। अब एक बात बताओ, अमेरिका अगर महाशक्ति बनेगा तो विश्व के अंदर क्या फैल जाएगा? पूंजीवादी विचारधारा। क्या हो गया? पूंजीवादी। बात समझ गए नहीं समझ गए? पूंजीवादी विचारधारा का क्या हो गया? फैलाव। पूंजीवादी विचारधारा का फैलाव हुआ, मतलब पूरी दुनिया में अब क्या फेमस हो जाएगी? पूंजीवादी विचारधारा। और साम्यवादी विचारधारा पे क्या लग जाएगा? प्रश्न चिन्ह। अब लोगों को लगेगा कि नहीं यार, साम्यवादी विचारधारा अपनाएंगे तो हमारा हाल भी किसी तरह हो जाएगा, सोवियत संघ की तरह। और आज के टाइम पर ना, आज देखोगे दुनिया में तमाम देश, सिर्फ एक नॉर्थ कोरिया को छोड़ दे, पगले को, किम जोंग को, तो पूरी दुनिया में सभी देश क्या अपनाते हैं? आज पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं। और इस टाइम पर तो आपको पता है भारत भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया था, और पूरी दुनिया में आज वैश्वीकरण फैल चुका है। और वैश्वीकरण ही पूंजीवाद का क्या है? छोटा भाई। जहां वैश्वीकरण गया वहां पूंजीवाद का आना निश्चित है। समझ गए नहीं समझ गए? दोनों साथ चलते हैं बेसिकली। ठीक, पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा फैल गई, और साम्यवादी विचारधारा पे क्या लग गया? प्रश्न चिन्ह, कि अगर हम साम्यवादी विचारधारा को अपनाएंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये थी कि साम्यवादी विचारधारा जो थी वो जनता की भलाई के लिए तो थी, बट किसी देश को साम्यवादी बने रहना और बहुत लंबे समय तक चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? सोवियत संघ के साथ हुआ भी। ठीक, उसका 5वां पॉइंट क्या होगा भैया? देखो अब यहां पर 5वां पॉइंट क्या होगा? विश्व में 15 नए देशों का क्या हो गया? उदय। 15 नए देशों का क्या हो गया? उदय। और मैंने कहा था इस घटना को क्या बोलते हैं? 15 नए खिलाड़ियों का उदय। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे ही 15 नए देशों का उदय होगा तो इनमें से रूस क्या बन गया? उत्तराधिकारी। रूस का क्या बन जाना भैया? उत्तराधिकारी बन जाना। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। मतलब मैंने बताया था ना कि रूस की सारी पावर, सारी दोस्ती, सारी दुश्मनी किसको मिल गई? वो सोवियत संघ की रूस को मिली, तो रूस उत्तराधिकारी बन गया। अब प्रमुख देश बन के उभरेगा रूस।
समझ गए। उसके बाद 7वां पॉइंट आप क्या बताओगे इसके अंदर सॉरी 7वां पॉइंट क्या बताओगे इसके अंदर आप? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बात समझ गए नहीं समझ गए? इसका गठन तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ये बनाया गया कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसके बाद क्या होगा? 8वां पॉइंट बताओ। अब हथियारों की होड़ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मतलब अब हथियारों का जो होड़ लगी हुई थी, हथियारों की होड़ का अंत होना। क्या होगा? अब हथियारों की होड़ का अंत होना। जो शीत युद्ध के टाइम पर हथियारों की होड़ शुरू हुई थी, जो सोवियत संघ में सारा पैसा अमेरिका ने बहुत सारा पैसा अमेरिका ने लगा। हालांकि अमेरिका के पास जो पैसा बहुत था, वो दिमाग से चला अमेरिका, समझ गए। टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वहां के लोग भी ठीक थे, तो उन्होंने बहुत नियोजित तरीके से पैसा खर्च किया था अपना, समझ गए। उनका जो R&D है ना बहुत तगड़ा है। पूरी दुनिया में 40 देश मिलकर जितना अपना R&D पे खर्च करते हैं। R&D समझते हो ना? रिसर्च एंड डिफेंस वगैरह। बात समझ गए? क्लियर है ना? तो सोवियत संघ जो दुनिया के 40 बड़े देश मिलकर जितना पैसा खर्च करते हैं अपनी सुरक्षा पे, सेना पे, उनके अकेले बराबर अमेरिका खर्च करता है अपनी सेना पे। तो उसकी सेना को बढ़त भी है, उसकी सेना के पास पावर भी है, आधुनिक हथियारों से लैस है उसकी सेना। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है अमेरिका की। बात समझ गए? क्लियर। तो हथियारों की होड़ क्या हो गई? अंत हो गई। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर। विचारधारा जो दो ध्रुवीयता थी उसकी समाप्ति हो गई। तो सोवियत संघ के विघटन से सारे परिणाम हुए। और इसी के अंदर 9वां पॉइंट लिखो आप, शॉक थेरेपी। क्या आएगा? शॉक थेरेपी, है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें शॉक थेरेपी को हम समझेंगे। समझ गए? क्लियर है? शॉक थेरेपी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ होगा? शीत युद्ध की समाप्ति, एक द्रव्य विश्व बना होगा, अमेरिका महाशक्ति, पूंजीवादी विचारधारा जो है फैलाव हो गया होगा, 15 देशों का उदय हुआ, रूस का उत्तराधिकारी बनना, सियासी गठन, हथियारों की होड़ और शॉक थेरेपी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसके बाद हुए? सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए, है ना। अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो डेफिनेटली शीत खत्म नहीं होती, हथियारों की होड़ खत्म नहीं होती, वो चल रही होती, अमेरिका महाशक्ति नहीं बना होता, CIS नहीं बना होता, शॉक थेरेपी मिलती नहीं, क्योंकि अगर विघटन हुआ तभी तो मिला है। समझ गए? और शॉक थेरेपी आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में इसको, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको पहले पॉइंट भी समझ में आए होंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर। तो बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिली। अब समझते हैं हम CIS क्या था। देखो लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। देखो CIS क्या था? इसको बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देखो आप सभी को पता है कि जो रूस था, मतलब जो सोवियत संघ था, है ना, बेसिकली सोवियत संघ कितने देशों को मिलाकर बना था? तब बोलोगे कि भैया सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर बना था। लेकिन इन 15 देशों में मैंने पढ़ाया था ना, आगे चलकर क्या हो गई? दिक्कत आ गई। और ये 15 देश जो थे वो कहने लगे कि भैया रूस जो है हमारे में ज्यादा दादागिरी चलाता है, अपनी ही चलाता है, हम तो उसके साथ रहना नहीं चाहते और हम पिछड़ते जा रहे हैं, हमें थोड़ा अलग होना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था खुद अलग करनी है, हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, हम उसके भरोसे नहीं बैठेंगे, हम अलग रहकर अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो मतलब ये था कि जैसे मान लो भारत के अंदर पंजाब है, अब पंजाब के लोग कहने लग जाए कि हम तो अलग देश बनेंगे और हम देश बनकर अपने पंजाब को अलग तरीके से चलाएंगे, हमारी खुद की पंजाब के अलग सरकार होगी, पंजाब के लोग टैक्स देंगे, वो पंजाब के सरकार के पास जाएगा और वो सरकार हमारे लिए काम करेगी। तो ये तो अलगाववाद आ गया ना। समझ गए नहीं समझ गए? तो वो अलग देश बनाने की बात करने लग गए। तो इसीलिए सोवियत संघ के विघटन हुआ तो 15 देश जो थे वो अलग हो गए। और आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर 1991 को जैसे ही सोवियत संघ का क्या होगा? विघटन होगा। विघटन होने के बाद जैसे ही 15 देश क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो 15 देशों के अलग होने के बाद रूस बनेगा। क्या बनेगा? रूस मेन बनेगा इनमें से। मैंने कहा था इनमें से मेन कौन बनेगा? तो बोलोगे रूस। लेकिन कुछ देश सोवियत संघ के विघटन के होने के बाद ये चाहते थे कि हम अभी भी रूस के साथ रहें, क्योंकि रूस को हथियार मिले थे, रूस को सारी वीटो मिल गई थी। तो और इनफैक्ट रूस के साथ कुछ देश संसाधनों की वजह से, हथियारों की वजह से, सुरक्षा की वजह से, क्योंकि उन्हें यह भी था कि भैया अमेरिका कहीं भर बुरा ना दे हमारे ऊपर। समझ गए नहीं समझ गए? क्योंकि हम शीत युद्ध के टाइम पर सोवियत संघ के साथ थे, तो वो परिस्थितियों का, वातावरण का, समझ गए, जियोग्राफी का लाभ उठाने के लिए वो चाहते थे कि हम रूस के साथ रहें, हम अलग देश बनकर रहें। बात समझ नहीं समझ गए? हम अपना काम भी करते रहे बट हम इसके साथ भी रहें, ताकि कोई दिक्कत कल को हमें ना भी हो। नहीं समझ आया? मतलब मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूं बट मैं अलग भी रहूं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक अलग देश में रहेंगे लेकिन एक ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ रहेंगे। तो रूस ने कहा कि भैया देखो सोवियत संघ तो बन नहीं सकता, हम एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, सब अपना अपना अलग देश रहेंगे और उस ग्रुप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे, ग्रुप में भी रहेंगे, मिलके भी रहेंगे, अलग भी रहेंगे। समझ गए? तो फाइनली इन्होंने कब, रूस और बाकी बेलारूस, यूक्रेन वगैरह ने मिलकर 8 दिसंबर, कितनी तारीख को?
8 दिसंबर 1991 को इन्होंने संधि करी और 8 दिसंबर 1991 को संधि कर इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? CIS की स्थापना कर दी और इसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। समझ गए? जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे अलग देश बनकर, क्या बोला मैंने आपसे? सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश सोवियत संघ के साथ रूस के साथ रहना चाहते थे अलग देश बनकर, तो उन्होंने एक माध्यम बनाया संगठन का। समझ गए? क्लियर? कि हम साथ भी रहेंगे अलग देश भी रहेंगे, उसी को बोला गया कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो कब इसकी स्थापना? 8 दिसंबर को, 21 दिसंबर को इसकी बैठक हो गई थी। समझ गए? नहीं समझ गए? तो फाइनली ऑफिशियली ये ग्रुप जो था 91 के एंड तक बन गया था। समझ गए? मतलब पहले ही बात हो चुकी थी इनकी कि हम विघटन, देखो विघटन तो सबको पता लग गया था कि 1989 जो था जब बर्लिन की दीवार टूटी तो विघटन बस हो ही जाएगा, बस अब तो संभालते संभालते संभल रहा है। तो फाइनली ऑफिशियली घोषणा कब हुई थी? 25 दिसंबर 1991 को। तो CIS बनाया गया। समझ गए? नहीं समझ गए? और जब इसकी स्थापना हुई CIS की, तो इसकी स्थापना में कितने देश थे? 11 देश। कितने देश थे इसकी स्थापना में? ध्यान रखना 11 देश इसके अंदर शामिल थे। हालांकि इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी स्थापना पूछ लेगा, क्यों बनाया ये पूछ लेगा, कितने देश थे? 11, और 11 देश ने इसकी स्थापना करी। बट वर्तमान के अंदर अगर मैं पूछूं इसके अंदर कितने देश शामिल है, तो बोलना वर्तमान के अंदर इसके अंदर शामिल देश है 9। कितने देश शामिल है वर्तमान में इसके अंदर? 9 देश शामिल हैं। समझ गए? ये इसमें शामिल देश है। ठीक है, क्लियर? और ये पहले रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। जो भी इसमें देश शामिल हो पहले किसका हिस्सा थे? सोवियत संघ का। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और 3 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉक थेरेपी को समझेंगे और फिर इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा जो हमारा वो होगा भारत और सोवियत संघ के संबंध। बात समझ गए? नहीं समझ गए? और इस तरह चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, आसियान और फिर चीन को समझेंगे। ऐसे करते हुए अपने टॉपिक और वीडियो को खत्म करते हुए चलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।